वालेकुम। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस सी टेट के लिए पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर लिया है मेरे चैनल पर। जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे वो मेरा चैनल FH2 क्लासेस पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, जो कि सी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आज का जो है वीडियो ये पार्ट 3 है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर वहीदा प्रिज़म के बारे में। अब कौन थी ये वहीदा प्रिज़म? जो NCERT की बुक्स है उनमें कुछ इंडियन लेडीज़ जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे या जिन्होंने कुछ अनोखे काम किए थे, उनके बारे में भी कुछ डिटेल्स दी गई है, कुछ मालूमात दी गई हैं। उसके बारे में भी सी टेट में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहीदा प्रिज़म ने क्या ऐसा काम किया था, क्यों ये फेमस हुई या क्यों NCERT की बुक्स में इनके बारे में लेसन्स दिए गए हैं, तो देखेंगे हम यहाँ पर। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज़म हु इज़ अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। यानी जो वहीदा प्रिज़म है वो कौन थी? इंडियन नेवी की एक डॉक्टर थी। नेवी यानी कि जैसे जो हमारी फोर्स होती हैं उसमें 3 टाइप होते हैं, एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो नेवी जो होती है ये कौन सी होती है? समंदरी फ़ौज होती है। कौन सी फ़ौज होती है? समंदरी फ़ौज होती है। यानी जो समंदरों के लिए काम करती है, जो फ़ौज समंदर पर रहती है उसे नेवी कहा जाता है। तो वहीदा प्रिज़म जो है वो कौन थी? एक लेडी डॉक्टर थी नेवी में। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। और वो ऐसी पहली वुमन थी जो कि परेड को लीड कर रही थी। जो नेवी में जो परेड था, वहीदा प्रिज़म फर्स्ट लेडी थी जो लीड कर रही थी, यानी जो कि लीडर थी। वहीदा प्रिज़म इज़ फ्रॉम थन्ना मंडी विच इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहीदा प्रिज़म कहाँ से थी? जम्मू एंड कश्मीर से थी। उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? राजौरी डिस्ट्रिक्ट था। और किस विलेज से थी वो? थन्ना मंडी, इस विलेज से थी। टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन अ परेड इज़ 36। यानी जो परेड जो वहीदा प्रिज़म लीड करती थी, तो परेड के अंदर टोटल कितने कमांड्स थे? 36 कमांड्स थे। यहाँ पर वहीदा प्रिज़म के बारे में जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो ख़त्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा टिबेटन के बारे में या फिर लैंग्वेजेस के बारे में, जो कि लैंग्वेज जैसे हमने पहले भी देखे, कुछ लैंग्वेजेस अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो और कुछ देखेंगे हम लोग उसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कि तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड भोती इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। यानी लद्दाख में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको टिबेटन भी कहा जाता है या भोती लैंग्वेज भी कहा जाता है। मदर एंड फादर इन भोती लैंग्वेज आमाले और आबाले। यानी जो भोती लैंग्वेज में मदर को आमाले कहा जाता है और फादर को आबाले। आप अम्मा और अब्बा से याद रख सकते हैं। As the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smells to find the way. यानी जो चींटियाँ होती हैं वो जब चलती हैं तब वो क्या करती हैं? अपनी स्मेल रास्ते पर छोड़ देती हैं। जो दूसरी चींटियाँ होती है वो क्या करती हैं? उस स्मेल के ज़रिए अपना रास्ता बनाती है या रास्ता तलाश करती है कि आगे वाली चींटियाँ कहाँ गई है। जैसे हम देखते हैं कि हमेशा हमको एक ही कतार में पूरी चींटियाँ नज़र आएंगी, तो वो कतार वो कैसे बनाते हैं या वो लाइन वो कैसे बनाते हैं? तो जो आगे की जो एंड्स होती है वो क्या करती हैं? स्मेल छोड़ती चली जाती हैं ताकि पीछे की एंड्स क्या करती है? उसको फॉलो करती हैं और अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। अ सिल्क वर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। उसी तरह से जो सिल्क वर्म होता है, सिल्क बनाने वाला जो कीड़ा होता है, जो सिल्क वर्म होता है, वो अपनी फीमेल वर्म्स को कैसे ढूंढता है? उसकी स्मेल के ज़रिए। बहुत ज़्यादा मैनी किलोमीटर्स अवे, यानी अगर वो मैनी किलोमीटर्स अवे भी दूर रही उससे, कई किलोमीटर दूर भी रही उससे, तो वो उसकी खुशबू से या उसकी स्मेल से क्या करता है? उसको ढूंढ लेता है। मॉस्कीटो कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। यानी जो मॉस्कीटोज, जो मच्छर है, वो इंसानों को कैसे ढूंढते हैं? उनकी बॉडी की स्मेल के ज़रिए। क्या था यहाँ पर? दे कैन मेक आउट
if another dog has come into their areas by the smell of its urine or potty। यानी जो अगर अदर डॉग्स उनके एरिया में इंटर कर जाते हैं तो वो कैसे पहचानते हैं? उनकी यूरिन और पॉटी की स्मेल से। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड एंड देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। यानी क्या है यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। यानी हमने पहले देखे थे कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी आइज़ कैसे होते हैं, उनके हेड के एकदम सामने होते हैं। लेकिन बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो आंखें होती है वो कैसी होती है, हेड्स के दोनों साइड में होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। और उनकी जो दो आंखें होती है मतलब एक आंख किसी अलग चीज़ पर फोकस कर सकती है, दूसरी आंख किसी अलग चीज़ पर फोकस कर सकती है। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object। लेकिन अगर वो स्ट्रेट सामने की ओर देख रहे हैं तो उनकी जो दोनों भी आंखें हैं वो क्या करती हैं, किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है। In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. That's why birds have to turn their heads to see around। यानी बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होती है, उनकी आंखें फिक्स्ड होती है, यानी वो अपनी आंखों को मूव नहीं कर पाते। इसलिए हम देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो बार बार अपनी नेक या अपने हेड को मूव करते हैं आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। यानी वो अपनी आंखों को मूव नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने हेड को या अपने नेक को मूव करते हैं। Some birds like kites, eagles, vulture can see 4 times as far as we can। यानी जो कुछ बर्ड्स है जैसे कि काइट्स हो गया, ईगल हो गया, वल्चर हो गया, ये क्या करते हैं 4 टाइम, यानी हम जितना देख सकते हैं, एक इंसानी आंखें जितना देख सकती हैं उससे 4 गुना ज़्यादा तेज़ ये तीनों बर्ड्स देख सकते हैं, जैसे काइट, ईगल एंड वल्चर। ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है सीटेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters। यानी इंसानी आंखें या हम लोग 2 मीटर की दूरी से जो चीज़ को देख सकते हैं, ये जो बर्ड्स है ये 8 मीटर की दूरी से उस चीज़ को देख लेते हैं। मतलब उनका विजन इतना ज़बरदस्त होता है, इतना फास्ट होता है या इतना अच्छा होता है। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन। यानी जितने कलर्स इंसानों को नज़र आते हैं एनिमल्स को उतने कलर नज़र नहीं आते। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। यानी ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स दिन के वक्त जागते हैं वो कुछ कलर्स को देख सकते हैं फिर भी, लेकिन दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। यानी ऐसे एनिमल्स जो रात में जागते हैं जैसे उल्लू हो गया, तो उनको सारी चीज़ें कैसे नज़र आती है, ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर में। यानी उनके लिए सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही होता है, उनके लिए कोई कलर नहीं होते या उन्हें कोई भी कलर नज़र नहीं आता। स्नैक्स आर डेफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। यानी जो स्नैक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, डेफ होते हैं। डेफ यानी क्या, वो बहरे होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी जब कोई आता है तो वो कैसे पहचान लेते हैं, वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। यानी जब ग्राउंड के ऊपर वाइब्रेशन होता है किसी इंसान के चलने से, उनके कदमों की वजह से या किसी भी एनिमल के कदमों की वजह से जो वाइब्रेशन होता है ग्राउंड के ऊपर, तो स्नेक उसके ज़रिए पहचान लेते हैं, यानी आहट पहचान लेते हैं वो। Some birds and animals have different sounds for different situations such as for danger और happiness। जैसे जो कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं उनके अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। जैसे अगर कोई ख़तरा हुआ तो एनिमल्स अलग आवाज़ें निकालते हैं, खुशी की बात हुई तो अलग आवाज़ें, गुस्से के लिए अलग आवाज़ें, जैसे कि लंगूर हो गया, टाइगर हो गया या लेपर्ड हो गया, तो ये अलग अलग सिचुएशन में क्या करते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। Some animals starts behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब कोई तूफान या कोई जलजला या कोई तूफानी कुदरती आफत आने वाली होती है तो उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है, जिसके ज़रिए इंसान समझ जाता है कि एनिमल्स के बिहेवियर में कुछ चेंजेस है, मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है या फिर कुछ तो अलग है जिसकी वजह से एनिमल्स का बिहेव चेंज हुआ है।
people who live in forest and can observe such behavior of animals come to know danger। यानी जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं, जंगलाती एरिया में, तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो हमेशा से एनिमल्स पहाड़ों, दरख्तों, जानवरों के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको अगर कोई एनिमल के बिहेवियर में चेंजेस आता है तो उनको फ़ौरन समझ में आ जाता है और वो जान जाते हैं कि कोई ना कोई ख़तरा आने वाला है। जैसे सुनामी आया था तो एनिमल्स के ही ज़रिए पता चला था कि सुनामी आने वाला है, जो 2004 में सुनामी आया था बहुत बड़ा। अब अबाउट स्लीप के बारे में है कुछ, कि कौन सा एनिमल कितने घंटे सोता है या कैसे सोता है, जो कुछ भी हम लोग देखेंगे। लेजार्ड गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन। यानी जो लेजार्ड है, जो छिपकली है, वो क्या करती है, बहुत ही डीप और लॉन्ग स्लीप यानी बहुत लंबी नींद के लिए चली जाती है। यानी कितनी लंबी, वो किसी एक सीज़न के लिए भी हो सकती है। जैसे कि ठंड के सीज़न में अगर हम देखेंगे तो हमें छिपकलियाँ ज़्यादा नज़र नहीं आती, तो वो क्या करती है, पूरे एक सीज़न के लिए सो जाती है। काऊ स्लीप्स अराउंड 4 आवर्स। जो काऊ है, जो गाय है, वो कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। पाइथन स्लीप्स अराउंड 18 आवर्स। पाइथन कितने आवर्स सोता है, 18। जिराफ स्लीप्स अराउंड 2 आवर्स। जिराफ कितने घंटे सोता है, सिर्फ 2 घंटे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, एनिमल से रिलेटेड। कैट स्लीप अराउंड 12 आवर्स। जो बिल्ली है वो कितने घंटे सो सकती हैं, 12 घंटे। जिराफ कितने घंटे, 2 घंटे। पाइथन 8 घंटे। काऊ 4 घंटे। और लिजार्ड जो है वो पूरे एक सीज़न के लिए सो जाती है। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर। यानी कुछ चीज़ें हैं जिस किसी एनिमल्स के बारे में मालूम होना चाहिए हमें, जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में दी गई हैं और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। यानी जो टाइगर है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है अंधेरे में। यानी अंधेरे में जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती तो वो 6 टाइम बेटर हमसे देख सकता है, उसका विजन इतना पावरफुल होता है। टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशंस इन द एयर। यानी जो टाइगर के जो विस्कर्स होती है, जो उसके सामने की ओर जो इस तरह के बाल होते हैं, मूंछ टाइप अगर हम बोलेंगे उसको, तो विस्कर्स जो होते हैं उसके वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो वाइब्रेशन और मूवमेंट, हवा में अगर कोई वाइब्रेशन या कोई मूवमेंट हो रहा है या पत्तों में कोई सरसराहट है तो वह किसी इंसान के आने से है या हवा की वजह से है, वो ये भी पहचान लेते हैं। किसके ज़रिए, उनके विस्कर्स के ज़रिए। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। यानी वो क्या करते हैं, उनके विस्कर्स जो है वो डार्क के अंदर, अंधेरे में टाइगर की हेल्प करते हैं। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out of the difference between the rustling of leaves and sound of an animal's moving on the grass। यानी उनका जो हियरिंग पावर है वो भी इतना ज़बरदस्त होता है, इतना तेज़ होता है कि अगर पत्तों की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनके विस्कर्स भी बहुत पावरफुल होते हैं, वो वाइब्रेशन और मूवमेंट्स जो हवा में होती है उसको भी पहचान लेते हैं। उसी तरह से उनका जो हियरिंग पावर होता है, जो सुनने की शक्ति होती है, जो सुनने का पावर होता है, वो भी इतना तेज़ होता है कि अगर पत्तों की जो सरसराहट है वो किसी एनिमल की वजह से है या फिर हवा की वजह से है, जो भी है वो क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। इतना ज़बरदस्त उनका विजन भी होता है, उनके विस्कर्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, प्लस उनका हियरिंग पावर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। द ईयर्स ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प टू कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। यानी जो टाइगर के जो ईयर्स, जो कान होते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी जिस तरफ से उनको साउंड सुनाई देता है वो उस तरफ मूव कर लेते हैं ताकि अपने साउंड को वो और अच्छे से सुन सके, आसपास की जितनी भी आवाज़ें हैं उसे पहचान सकें। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। यानी जो टाइगर्स होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन में या अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। वैन इट इज़ एंग्री, मतलब जब गुस्से में होता है तब अलग आवाज़ होती है। वैन इट इज़ कॉल आउट अ टाइग्रेस, या जब वो फीमेल टाइगर को आवाज़ देते हैं तब उनकी अलग आवाज़ होती है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल, इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। यानी वो जब चिल्लाते हैं, जब दहाड़ते हैं
तो उनकी जो दहाड़ने की चिल्लाने की जो आवाज़ है वो हमको 3 किलोमीटर की दूरी से भी सुनाई देती है। यानी अगर टाइगर हमसे 3 किलोमीटर दूर है और वो वहाँ से चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है, तो हमको वो आवाज़ 3 किलोमीटर की दूरी पर भी सुनाई देंगी। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग ने टाइगर के बारे में क्या क्या देखें कि टाइगर का जो विजन होता है वो हमसे 6 टाइम बेटर होता है अंधेरे में भी। टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव, उसके जो विस्कर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उसका जो हियरिंग पावर होता है वो भी बहुत ही तेज़ होता है। ईयर्स ऑफ टाइगर, उसके जो ईयर्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ताकि वो अपने आसपास की तमाम आवाज़ों को सुन सके। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं और जब टाइगर दहाड़ता है, चिल्लाता है, तो 3 किलोमीटर से भी हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। डेंजर टू एनिमल, यानी कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके लिए ख़तरा है या क्या ख़तरा है कौन से एनिमल्स के लिए। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। यानी जो टाइगर है, जैसे हमने ऊपर टाइगर की बहुत सारी क्वालिटीज़ देखे, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक देखे, जो इससे पता चलता है कि जो टाइगर है वो बहुत ही अलर्ट एनिमल है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी आज जो है टाइगरों की जो क्वांटिटी है, तादाद है, जो संख्या है वो क्या हो रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। मतलब टाइगर क्या है, इन डेंजर है। इन डेंजर यानी क्या कि वो ख़तरे में है। मतलब अगर हमने ध्यान नहीं दिया या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तवज्जो नहीं दी तो बहुत ही जल्द टाइगर जो है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, rhinoceros for its horn, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन। यानी कौन से एनिमल्स को क्यों मारा जाता है, क्यों डेंजर में है वो। तो जो एलिफेंट है वो उनके टस्क यानी उनके जो सामने के लंबे लंबे दांत होते हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, बहुत सारे बर्तन या फिर बहुत सारी ज्वेलरी या शो पीस वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसके लिए उन टस्क के लिए उनको किल किया जाता है, मारा जाता है। राइनोसेरस जो 12 सिंगा होता है उसे उसके हॉर्न्स के लिए, उसके सींगों के लिए। टाइगर्स, क्रोकोडाइल एंड स्नेक, इनको उनकी स्किन के लिए, उनकी स्किन या उनकी खाल से बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती है, जैसे कोट हो गए, आर्टिफिशियल कोट, या बहुत सारे शो की चीज़ें आर्टिफिशियल। तो ये जो एनिमल्स है इनको इन मकसद के लिए या इन चीज़ों के लिए मारा जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट मस्क। तो मस्क डियर जो होता है यानी एक खास तरह का डियर या हिरन होता है जिसमें मस्क पाया जाता है, जिससे इत्र, परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं। तो मस्क डियर को सिर्फ उसके मस्क के लिए ही मारा जाता है ताकि उससे सेंट या परफ्यूम, इत्र वगैरह तैयार किया जा सके। सम फॉरेस्ट एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, दीज आर। तो ये जो एनिमल्स हैं या जो डेंजर्स हैं, इन डेंजर एनिमल्स जो है या जो खतरे में हैं, उनको बचाने के लिए जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ एरिया को प्रोटेक्ट किया है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और घाना ये कहाँ पर है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। तो ये क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है। इन दीज एरियाज नो बडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। यानी ये जो एरियाज़ है, इन एरियाज़ में कोई भी एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता, उनका शिकार नहीं कर सकता, या जंगल की किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय या बर्बाद या तबाह नहीं कर सकता। अब स्नेक चार्मर्स की स्टोरी देखेंगे हम, सफ़ेरे की। और स्नेक चार्मर स्टोरी यानी सफ़ेरा, सफ़ेरा भी बोल सकते हैं हम इसको। सपेराज आर ऑल्सो कॉल्ड काल बेलियाज। यानी सपेरा को और क्या कहा जाता है, काल बेलियाज। नाग गुम्फन, अब नाग गुम्फन क्या है, डिज़ाइंस ऑफ दिस काइंड्स आर यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। यानी जो नाग गुम्फन है ये एक तरह की डिज़ाइन होती है, यानी इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नाग के ज़रिए कुछ डिज़ाइन वगैरह को क्रिएट किया जाता है, तो उसे नाग गुम्फन कहा जाता है। तो ये डिज़ाइन कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है, रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, और डेकोरेशन के लिए भी कौन कौन से एरिया में, सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया में।
स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट्स बाय इट्स बाइट मार्क, यानी जो स्नेक चार्मर्स है, जो सपेरा है, वो कैसे रिकॉग्नाइज, कैसे पहचानता है कि ये जो डंक है या कौन से सांप ने काटा है, तो उसके बाइट मार्क्स के ज़रिए, यानी जो काटने के बाद जो 2 डॉट आते हैं बाइट मार्क्स, तो उसके ज़रिए सपेरा पहचानता है कि कौन से सांप ने या किस किस्म के सांप ने काटा है। द स्नेक चार्मर्स कलेक्ट और मेक मैनी मेडिसिन्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट, यानी जो सांप के जहर को मारने के लिए या जिस किसी ने भी सांप को काटा है उसके इलाज के लिए स्नेक चार्मर्स जो मेडिसिन्स बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, प्लांट से, और वो प्लांट्स उनको कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से। स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स एज दे ईट रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप, यानी जो स्नेक्स है वो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि स्नेक्स क्या करते हैं, रैट्स को, चूहों को खा जाते हैं। अगर चूहे हो जाएंगे तो इसकी वजह से किसानों का बहुत ही नुकसान होगा, क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए। अब कुछ और सांप के बारे में देख लेंगे, स्नेक्स के बारे में, और आज की वीडियो को फिनिश करेंगे। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया, यानी जो इंडिया है यहाँ पर सिर्फ 4 किस्म के सांप हैं जो कि पॉइजनस है, जहरीले हैं। फर्स्ट है कोबरा, सेकंड है कॉमन करेट, थर्ड है रसल वाइपर, इसे डुबोइया भी कहा जाता है, और फोर्थ है सॉ स्केल्ड वाइपर, इसे अफाई भी कहा जाता है। तो ये 4 आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के जो स्नैक्स है वो पॉइजनस है इंडिया में, या फिर ऑड वन आउट, या फाइंड आउट द पॉइजनस स्नैक इन इंडिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जितने भी टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ सभी के सभी आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है, याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट 2020 में जो सी-टेट हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने किया था तब, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही माशाल्लाह मुझे 115 मार्क्स मिले थे। 115 मार्क्स लेकर मैंने सी-टेट क्लियर किया था। और ईवीएस के सिर्फ इतने ही टॉपिक्स जो मैं आपको वीडियोस में बता रही हूँ, सिर्फ इतने ही टॉपिक को मैंने कवर किया था, अच्छे से रीड किया था। A snake has 2 hollow teeth fangs. The poison enter the person's body through these fangs, यानी जो स्नेक्स होते हैं उनके 2 हॉलो टीथ होते हैं, और जब वो टीथ को बॉडी में इंटर करते हैं, ये जो टीथ होते हैं इनको जब वो बॉडी में डालते हैं, इसी के ज़रिए पॉइजन्स बॉडी में इंटर होता है, और जिस इंसान को ये काटते हैं वहाँ पर इस तरह का मार्क आ जाता है। The medicines for snakes bite is made from the snake's poison and is available in all government hospital, यानी जब सांप डसता है तो उसकी जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं वो उसी के पॉइजन से तैयार की जाती हैं, और ये सभी तरह के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। ये पार्ट 3 था, बहुत ही जल्द मैं पार्ट 4 भी अपलोड करूँगी, जिसमें आपको और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।